मोतीलाल जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज तो बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जापानीज मार्केट में भी हमने देखा अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो फॉर द टाइम बीइंग क्या ये कहा जा सकता है कि जापानीज क्राइसिस जो है अब यहां से आगे अगर और एग्रीवेट नहीं हुआ तो फैक्टर इन हो चुका है इस समय? मुझे नहीं लगता है कि बाजार में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा यहाँ के लेवल से, और जापानीज पोजीशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। सो डेफिनेटली एक अच्छा है। आई थिंक नाउ we are backing we are actually normally back to the main events, which is going to be inflation, which is going to be our interest rate. कल आरबीआई का जो पॉलिसी उसमें क्या आएगा उसके हिसाब से चाल बाजार की चाल निर्धारित होगी, और शॉर्ट टर्म में एक और जो ट्रिगर आ सकता है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, वो अगले महीने से चालू होगा। आपने एडवांस टैक्स नंबर्स देखे, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स फ्रंट पे? देखिए, ये क्वार्टरली नंबर में हमको लगता है कि करीब क्वार्टर ईयर ऑन ईयर करीब 17 से 18% का अर्निंग्स ग्रोथ आएगा सेंसेक्स कंपनियों में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पूरे साल के हिसाब से हमको लगता है कि करीब 25% कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ होगा सेंसेक्स कंपनियों में। सो मुझे लगता है कि एज पर द एक्सपेक्टेशन ही होगा, ऐसा कोई अर्निंग सरप्राइज नहीं होने वाला नेगेटिव में। थोड़ा सा एक पॉजिटिव बाइस रख सकते हैं उसमें। जी मोतीलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जापान की क्राइसिस आई, उससे पहले बात हो रही थी मिडिल ईस्ट की, और वो अभी भी पूरी तरह से मसला सुलझा नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली वो रडार पे नहीं है ज्यादा इस समय न्यूज फ्लो वहां से, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है क्रूड पर, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी क्रूड की मूवमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है हमारी इकोनॉमी पर, या फिर स्पेशली सरकार के ऊपर, चाहे फिर वो डेफिसिट के लिहाज से, वो सब्सिडीज के लिहाज से, जैसे भी देखें। इसका इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं आप मार्केट पर? देखिए, अभी तो क्रूड में भी काफी एक करेक्शन आया और प्राइस वहां पे गिर रहे हैं, मे बी आई थिंक जापान फैक्टर के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्मॉल इवेंट्स हैं वो एक आपके मीना रीजन और मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ होते रहेंगे, बट उससे न तो अपना कोई एटलीस्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पर कि भाई ऑयल, इन्फ्लेशन और द कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। सो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल में आ रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स मोमेंटम भी अच्छा है। सवाल क्या है कि ऑयल यहाँ से कहाँ जाएगा, और मुझे लगता है कि ऑयल में एक शॉर्ट टर्म में एक जो पीक बन गया था वो बन चुका है, और यहाँ से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है मेरे को। और ये सब इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल्स काफी हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ के लिए थोड़ा एक जो सुधार हुआ है वो बहुत अच्छा है। जो मार्केट में जो करेक्शन आया है डेफिनेटली एक अच्छी हाई क्वालिटी स्टॉक्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टॉपिक्स आपकी कौन सी हैं इस समय, या फिर कौन से सेक्टर के स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली इन द फ्रंट लाइन, बिकॉज वहां पे भी जैसे आपने कहा काफी करेक्शन हुआ है? श्योर, आई थिंक जहां जहां अर्निंग मोमेंटम हमको दिख रहा है, जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स में अभी भी अर्निंग्स मोमेंटम दिख रहा है हमको, बैंकिंग सेक्टर में अभी भी अर्निंग मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में सीमेंट में भी अभी एक जो प्राइस राइज हुआ है सीमेंट प्राइस में, वो सीमेंट के लिए भी शॉर्ट टर्म अच्छा है। कुछ एफएमसीजी कंपनियों में मुझे लग रहा है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आई थिंक बॉटम अप स्टोरेज बहुत सारी है, और इन्वेस्टर को ज्यादा सेक्टर या मार्केट पे ध्यान नहीं देने के बजाय उनको एक बॉटम अप जहां जहां ग्रोथ दिख रहा है, जहां जहां बाजार काफी करेक्शन हुआ है वहां पर स्टॉक करेक्शन हुआ है, वो स्टॉक आई थिंक एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो उसमें अच्छा एप्रिशिएशन आ सकता है। मोतीलाल जी, अब जैसे आपने कहा कि काफी हद तक फोकस जो है वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर रहेगा, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर रहेगा, फॉर एनी रीजन अगर कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट आता है मार्केट में, तो इन लेवल से और कितना डाउनसाइड पॉसिबल है मार्केट में, कंसिडरिंग कि हमने करेक्शन जनवरी ऑनवर्ड्स भी अच्छा खासा देखा मार्केट में, और Q3 नंबर्स भी एटलीस्ट कोई बहुत बड़ी अपसाइड मार्केट को दे नहीं पाए थे। सो वन मोर क्वार्टर ऑफ अर्निंग कम्स इन, वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली मार्केट अगर यहां से कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता तो थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, बट डाउन साइड कितनी आ सकती है?
देखिए वैल्यूशन के हिसाब से देखेंगे अगले साल के करीब अर्निंग्स में 14 टाइम्स का अपना जो वैल्यूशन है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आजू बाजू है। ऐसा कोई ज़्यादा अपना प्राइस कोई ज़्यादा बढ़े नहीं है और वैल्यूशन इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इन्फ्लेशन मान लो कंट्रोल में नहीं आता और यहाँ से उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट काफ़ी एक अपवार्ड बारिश लेते हैं तो वो एक बाजार के लिए एक कंसर्न रहेगा और वो केस में हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ से 5 to 7% यहाँ से और गिर सकता है। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन यहाँ से बहुत कुछ बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बहुत कुछ बढ़ेगा यहाँ से। हालांकि कल की पॉलिसी में मालूम पड़ जाएगा और हमारे को ऐसा एक विश्वास है कि अगर इंटरेस्ट रेट आएगा तो भी एक क्वार्टर बेसिस का आएगा, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आई थिंक यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ता है और ऑयल का प्राइस अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो डेफिनेटली एक बाजार के लिए एक वीक सिग्नल होगा। लेकिन हालांकि उसको अभी प्रेडिक्ट नहीं किया सकता। जी इंटरेस्ट रेट्स इनफैक्ट जिस तरह की सिचुएशन इस समय है मोतीलाल जी, आपको लगता है कि आरबीआई कल की पॉलिसी में ब्याज की दरें बढ़ाएगा? बिकॉज 25 विप्स एक्चुअली मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। अगर ये नहीं होता है देन इट्स अ पॉजिटिव सरप्राइज, अगर इससे ज्यादा हो जाता है देन ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव फॉर मार्केट। पर गट फील क्या कहती है आपकी, होगा क्या रेट हाइक? क्वार्टर बेसिस जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर बेसिस पॉइंट का एक रेपो रिवर्स रेपो रेट में हाइक आ सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन नंबर काफी कंट्रोल में आ चुका है। हालांकि ये वीक में थोड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन ज्यादा आया था, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बहुत कुछ हाई यहाँ से हो जाएगा क्योंकि एक जो फोकस जो मुझे दिखने को मिल रहा है गवर्नमेंट से कि इन्फ्लेशन वर्सेज ग्रोथ, माई सेंस इज दैट गवर्नमेंट जिस हिसाब से बजट वगैरह में जो नंबर्स आए हैं और जिस हिसाब से ग्रोथ की बात कर रहे हैं अबाउट 8.75 to 9.15%, सो बायस डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ रहेगा। जी मोतीलाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक जो डील हुई है एंड यू नो फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आई एम आस्किंग अबाउट रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, उसमें जो स्टेक सेल हुआ है इट काइंड ऑफ सेट्स अ बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री इन इंडिया। आप इस डील को कैसे देख रहे हैं? देखिए डील एक तो डेफिनेटली एफडीआई के हिसाब से एक बहुत अच्छा डील है। दूसरा जो इस हिसाब से वैल्यूशंस मिले हैं रिलायंस को, जो हमारे सबके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेफिनेटली एक हायर स्ट्रेस्ड वैल्यूशन हुआ है। सो एक आई थिंक ओवरऑल इट्स आई वुड से विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टनर्स। आई थिंक रिलायंस इंश्योरेंस में जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ किया है पिछले 3 सालों में, आई थिंक ग्रोथ काफी हुआ है एंड इससे एक अच्छा एक बूस्ट मिलेगा पूरे ग्रुप को क्योंकि एक कैश फ्लो काफी अच्छा आ रहा है। जी इस साल के लिए आपका टारगेट क्या है मोतीलाल जी मार्केट में ऑन द इंडेक्स? देखिए इंडेक्स में टारगेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे अपने को मालूम है कि क्या इवेंट्स कहाँ होती है, जापान का सडनली ये इवेंट हुआ है, किसी को नहीं मालूम था। सो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स बहुत मुश्किल है मार्केट में फैक्टर करना। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ करीब नेक्स्ट ईयर 18 से 20% हो सकता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से 10 से 15% यहाँ से बढ़ सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में। हालांकि कोरिलेशन कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मार्केट लेवल में कोरिलेशन करना बहुत मुश्किल है शॉर्ट टर्म में, बट मुझे यहाँ से एक ध्यान तेजी का ही लग रहा है, मंदी का नहीं लग रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।